हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेटीएम आईपीओ के बारे में। दोस्तों काफी ज्यादा हाइप रहा है साइट पर्टिकुलरली इस आईपीओ का और अगर साइज वाइज देखें मतलब इंडिया की हिस्ट्री का अब तक सबसे बड़ा आईपीओ ये रहा है। इससे पहले जो लास्ट आईपीओ रहा था वो 2000 आई थिंक 9-10 के आसपास जो कोल इंडिया का आईपीओ आया था, वो इंडिया की हिस्ट्री का आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ था। तो पेटीएम उससे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है और बहुत सारे लोगों को एक बहुत सारा डाउट है कि क्या रहेगा आईपीओ को लेके, क्या लिस्टिंग गेन्स हमें यहाँ पर मिलेंगे नहीं मिलेंगे और किस तरीके का फ्यूचर हम देख सकते हैं पेटीएम के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं कि आपको पेटीएम में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर कर दिया है तो क्या लिस्टिंग गेन के बाद इसको निकल जाना चाहिए या फिर आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहें। और जो भी बातें आज हम करेंगे वो मेरे एक पर्सनल ओपिनियन होगा। आप कोई भी राय बनाने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। यहाँ पर किसी भी तरीके कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो भी कंटेंट हम बना रहे हैं वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और सबसे पहले थोड़ा सा पेटीएम आईपीओ के बारे में समझ लेते हैं। हालांकि आपने बहुत सारे वीडियोस के ऊपर देखे होंगे कि बहुत सारे लोग इसके बारे में ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर भी बता रहे हैं कि क्या लॉट साइज है क्या है, वो सब आप वहां भी देख सकते हो अगर नहीं देखा है तो। आई होप बहुत सारे लोगों ने अगर सब्सक्राइब किया है तो ये सारी बातें उनको पता ही होंगी। तो आज मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता कि आईपीओ की एक्चुअली डिटेल्स क्या है। मैं बात इस बारे में करना चाहता हूँ कि क्या इसका आईपीओ जो है वो वर्थ सब्सक्राइबिंग है। मतलब अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिल जाता है तो उसको आप रखें या ना रखें, या फिर अगर आपको आईपीओ के बाद भी लेना हो तो आप इसको लें या ना लें, तो उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा बहुत इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं और उसके लिए मैं चलूंगा इसकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों बैलेंस शीट अगर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चल रहा हूँ और वहां अगर हम इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं पेटीएम की। दोस्तों ये बैलेंस शीट जो एनुअल रिपोर्ट है 2020-21 की वो आपके सामने मैंने खोली है। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर ली थी तो कुछ पॉइंट्स मेरे को ध्यान है, तो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ से देखे हैं वो सारी बातें आज आपसे करूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखोगे पेटीएम का, अगर ये मैं इसको अगर आप पूछेंगे तो मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इसका लिंक। अगर आप कोई पढ़ना चाहता है इसको पूरे को तो पूरा भी पढ़ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअली पेटीएम का प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना कर रहा है और किस तरीके से क्या प्रोजेक्शंस लग रहे हैं, तो एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो ये सबसे पहले अपने पास इसका प्रॉफिट लॉस आ गया है। ये अपना 19-20 और 20-21 का मतलब करंट जो चल रहा था, मतलब अभी तो इस साल का तो आएगा बट पिछले साल का जो है और उससे पिछले साल का वो हमारे पास आ गया। तो दोस्तों इसके अंदर पर्टिकुलरली मैं आपको नेट में अगर दिखाऊं सबसे पहले तो पेटीएम ने पिछले 3 सालों में लगभग 2 से 3 सालों में, पर्टिकुलरली 2 साल का डेटा है, वैसे 3 सालों में पेटीएम ने लॉस किया है। और लॉस कितना करा है वो इसने किया है, ये आप देख सकते हो प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। टोटल जो लॉस किया है इसने कुछ 1700 करोड़ के आसपास लॉस किया है। और ये सारे फिगर्स जो हैं वो अपने आप देख सकते हो करोड़ में है। तो कुछ 1700 करोड़ के आसपास इसने फाइनेंशियल ईयर 20-21 के अंदर लॉस किया है। वहीं अगर 19-20 फाइनेंशियल ईयर के बीच देखोगे तो वहां पे कुछ 2942 मतलब कुछ 3000 करोड़ के आसपास का लॉस इसका 2020-21 के आसपास है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये वाली बात को समझना है कि यहाँ पर पेटीएम जो है वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। और दूसरा अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे, और जितना मैंने रिसर्च कराया और जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि इन्होंने ये बात की भी संभावना बहुत ज्यादा जताई है पर्टिकुलरली कि हम कब और कितने टाइम में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि मतलब ये किसी तरीके का अभी आज की डेट में प्रोजेक्शन नहीं दे रहे अपन को कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद कितने साल में लोग अपना यहाँ से प्रॉफिटेबल हो जाने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अभी ये कहीं ना कहीं इस पाथ पे ग्रोथ के पाथ पे कहीं ना कहीं चलना चाह रहे हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी को भी ये इतना ज्यादा तवज्जो, जिसको मैं बोलता हूँ, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जिस तरह से आज की डेट में न्यू एज कंपनीज कर रही हैं। तो दोस्तों अब इस पर्सपेक्टिव से अगर देखूं कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है अभी आज की डेट में और पिछले 3 साल से लॉस कर रही है, और आने वाले सालों में भी जिस तरीके से प्रोग्राम और जिस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं और ये लॉस ही करने वाली है,
तो अगर उस पर्सपेक्टिव से हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये आईपीओ के अंदर आपको किसी लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर आपको यहाँ पर इसके आईपीओ में भी अगर इन्वेस्ट किया है तो एटलीस्ट अगर आपको किसी तरीके से अगर लिस्टिंग गेन मिल जाता है तो आप वहां पर निकल सकते हो। पर्टिकुलरली अभी हम इसका फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे, पहले आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहा हूँ कि पर्टिकुलरली उस पॉइंट से अपना क्या कंक्लूजन निकलता। तो इस पॉइंट को अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर इसका कंक्लूजन बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट वाले एंगल से अगर मैं इसको देखता हूँ तो प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है ये, और आने वाले टाइम में भी किसी तरीके का कुछ ऐसा प्रोजेक्शन नहीं दिख रहा है कि ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी। अब उसके बाद अगर थोड़ा सा हम इसके डीप एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस को, तो अगर आप इसके अंदर देखोगे सबसे बड़ा जो इसका रेवेन्यू आ रहा है ऑपरेशन से वो आ रहा है कुछ 2800 करोड़ रुपए के आसपास, और 19-20 के अंदर जो था वो 3280 था, मतलब 3200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर इसका जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 था उसके अंदर इसका रेवेन्यू जो है ऑपरेशन से, मतलब कितना कैश फ्लो जनरेट करता है पेटीएम, वो पर्टिकुलरली ड्रॉप हुआ है। मतलब 19-20 में ये 3200 करोड़ रुपए के आस 3280 करोड़ रुपए जनरेट कर रहा था, और 2020-21 के अंदर ये कुछ 2800 करोड़ का, मतलब 400 करोड़ का सीधा सीधा अब यहाँ पर इसको यहाँ पर कम हुआ है रेवेन्यू। भी क्यों कम हुआ है वो सारी बातें भी हमें देखनी पड़ेंगी, वो सारी बातें भी हमें समझनी पड़ेंगी कि आखिर रेवेन्यू में इतना फर्क क्यों आया। इसमें एक मेन जो कारण हो सकता है वो पेंडेमिक भी हो सकता है कि बहुत सारे बिजनेसेस बंद थे, कहीं ना कहीं इसकी बैलेंस शीट पे उसका भी इम्पैक्ट आया होगा। लेकिन इस बात को समझना कि कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू कम हुआ है इस साल में, ये चीज का बहुत इंपॉर्टेंस बन जाता है। दोस्तों दूसरा, अगर आप इनका एक्सपेंसेस वाली साइड पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, एक तरफ आपकी कमाई होती है, एक तरफ आपके एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर आप एक्सपेंसेस देखते हो तो सबसे बड़ा अगर इनका एक्सपेंस देखोगे तो इस समय पेटीएम का प्रोसेसिंग चार्ज, ये देखो ये जो 1900 करोड़ रुपए का 1906 करोड़ रुपए के आसपास जो आ रहा है, ये इनका अपना पेटीएम का प्रोसेसिंग चार्ज है। पेटीएम का प्रोसेसिंग चार्ज का मतलब है जितना इनका ये खर्चा होता है, जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह यहाँ से ये रूट होती हैं उसका जो खर्चा होता है वो सब ट्रांजेक्शन चार्जेस के अंदर, प्रोसेसिंग चार्जेस के अंदर इनका आता है। तो उसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अगर आप देखोगे तो वो आपको यहाँ पर दिख रहा है 1184 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो ये सारे एक्सपेंसेस है इसके अंदर, अपना सॉफ्टवेयर डेटा एंड सेंटर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट और बाकी सारे जो एक्सपेंसेस है, तो टोटल मिला के जो इनके एक्सपेंसेस है वो इनके इनकम से ज्यादा हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल मिला के जो इनका लॉस बन रहा है वो आफ्टर द ऑल द टैक्सेस एंड ऑल द अदर थिंग्स 1701, मतलब 1701 करोड़ रुपए के आसपास इनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर का लॉस बन रहा है। तो दोस्तों ये मोटा मोटा हमें पीएनएल से समझ में आ रहा है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है और आने वाले टाइम में भी किसी तरीके का लॉस करने वाली है, इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में आगे और समझ लेते हैं कि किस तरीके से क्या चल रहा है और किस तरीके से क्या क्या लोग इसके अंदर इसके बोर्ड के ऊपर हैं और किस तरीके का मैनेजमेंट है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि विजय शेखर शर्मा जो इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर है, और उनके अलावा थोड़ा सा हम देखें यहाँ पर, देखो इन्होंने अपने इस एनुअल रिपोर्ट में बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर जो इनका बोर्ड है और केपीएम्स है, केपीएम्स मतलब की मैनेजमेंट पर्सन जो है, तो इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। जैसे कुछ आपको इंडिया से बाहर के लोग भी दिखेंगे। तो आई थिंक जो लोगों ने जिन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे एंड फाइनेंशियल्स और जो भी बाहर की इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, पर्टिकुलरली जिन्होंने पेटीएम में इन्वेस्ट किया हुआ, आई थिंक वो ये डायरेक्टर्स होंगे जो पेटीएम के बोर्ड के ऊपर किसी तरह की पोजीशन ले लेते हैं। मतलब जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और साथ साथ पोजीशन भी लेते हैं, मतलब बोर्ड के ऊपर डायरेक्टर बनते हैं, तो उस वाले केस में ये दोनों चीजें होती हैं। कई बार सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है और कई बार दोनों चीजें होती है। मतलब बोर्ड के ऊपर आने का मतलब कि कंपनी किसी भी तरीके का जब कोई डिसीजन लेती है तो बोर्ड मीटिंग जब होगी तब ये लोग उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो ताकि इनकी इन्वेस्टमेंट के साथ कहीं ना कहीं बोर्ड के अंदर भी कंट्रोल रहता है कि किस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे हैं कंपनी के अंदर। तो उसके पर्पज से सारे लोग होते हैं। तो आप देख सकते हो काफी सारे बाहर के लोग भी हैं इसके अंदर जो इनके बोर्ड के ऊपर है। तो मेनली जो इनके सीएफओ हैं वो विकास गर्ग जी, वो भी इनके बोर्ड के ऊपर है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा हम इसके बारे में और समझ लेते हैं, ये तो सारे इनके की मैनेजमेंट पर्सन हो गए। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को इसके अंदर लगा एनुअल रिपोर्ट के अंदर, वो इनकी सब्सिडरीज के ऊपर था। मतलब पेटीएम का अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ एक ऐप है जो कस्टमर को दिखता है, लेकिन इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं आई थिंक जो मेरे को लास्ट ध्यान है कुछ 40 एक सब्सिडरी चल रही है पर्टिकुलरली पेटीएम के अंदर। तो 197 कम्युनिकेशन अगर आप देखोगे ये एक पेरेंट कंपनी है
और इसके बाद अगर आप देखोगे जो पर्टिकुलरली इस ऐप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स है, जैसे इंश्योरेंस भी बेचता है पेटीएम आज की डेट में, गेम्स भी आप उसमें प्ले कर सकते हो, उसके अलावा ई कॉमर्स का भी बिजनेस है, मतलब टिकट बुक कर सकते हो आप, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, मूवी टिकट बुक कर सकते हो, इस तरीके का। मतलब अब तो पेटीएम मनी भी आ गया था, तो ब्रोकिंग सर्विसेज भी देने लगे थे, म्यूचुअल फंड भी बेचने लगे थे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अलग अलग सब्सिडरीज के फॉर्म में यहाँ पर रजिस्टर है। तो इसमें अगर आप देखोगे पेटीएम एंटरटेनमेंट लिमिटेड, पेटीएम मनी लिमिटेड, पेटीएम फाइनेंशियल सर्विसेज, पेटीएम पेमेंट बैंक, उसके अलावा देखोगे तो यहाँ पर पेटीएम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पेटीएम इंश्योरेंस ब्रोकिंग, तो ये नियर बाय के अंदर भी इनका इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारी लगभग लगभग इनकी सब्सिडरीज हैं। तो पेटीएम फर्स्ट गेम जैसे मैं आपको बता रहा था, पेटीएम लाइफ इंश्योरेंस, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस, तो सबकी एक अलग अलग इन्होंने सब्सिडरी बनाई हुई है। और टोटल मिला के कुछ बाहर की भी इनकी सब्सिडरी है, जैसे आप देख सकते हो 197 यूएसए, आईएनसी, उसके अलावा सिंगापुर के अंदर है, नाइजीरिया के अंदर है, तो अलग अलग इनकी सब्सिडरी भी है। तो टोटल मिला के जैसे मैं आपको बता रहा था 41 सब्सिडरीज इनकी चल रही हैं पर्टिकुलरली इस ग्रुप के अंदर। तो ये चीज भी दोस्तों हमें देखने में थोड़ा समझ में आता कि बहुत सारे बिजनेस बिजनेस पर्टिकुलरली अंडर अलग अलग यहाँ पर वर्टिकल्स के अंदर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहाँ पर 197 के अंदर ही चल रहा है। तो पर्टिकुलरली दोस्तों इसके लिए फायदा क्या होता है, जब इतने सारे बिजनेस आप अलग अलग कंपनीज के अंदर रन करते हो, उससे फायदा ये होता है कि इन फ्यूचर अगर आपको कोई बिजनेस नॉन प्रॉफिटेबल लगता है, या फिर आपको उसको फ्यूचर में अगर आप नहीं उसको दोबारा से चलाना चाहते हैं, या आपको वो बिजनेस के अंदर ऐसा लगता है कि इसमें कोई फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, तो आप उसको वहीं स्टॉप कर देते हो। पर्टिकुलरली वो वाली कंपनी आपकी क्लोज हो जाती है, लेकिन बाकी सारा बिजनेस आपका चलता रहता है। तो ये इस तरीके के कुछ यहाँ पर बेनिफिट हमें मिलते हैं जब इस तरीके से सब्सिडरीज यहाँ पर लॉन्च करते हो। उसके अलावा अगर कोई बिजनेस चल जाता है तो उस वाले केस में आप उनके आईपीओ भी निकाल सकते हो अलग अलग। तो ये भी एक बेनिफिट हो जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों सारी चीजें थी जो मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला था कि यहाँ पर इसके की मैनेजमेंट पर्सन, सब्सिडरीज, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके पीएनएल के बारे में। तो दोस्तों पीएनएल में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अभी लॉस में ही चल रही है। तो इसका अगर हम फ्यूचर प्रोजेक्शन देखें और सारी चीजों को एक बार थोड़ा सा कंबाइन करके चलें, तो दोस्तों देखो ऐसा है कि पेटीएम जिस बिजनेस के अंदर है, पर्टिकुलरली एक डिजिटल पेमेंट के बिजनेस में है, और डीमोनेटाइजेशन के बाद कहीं ना कहीं इस तरह के बिजनेसेस को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली और पेटीएम ने बहुत ज्यादा ग्रोथ की। बट अभी आप पर्टिकुलरली देखोगे तो डिजिटल पेमेंट का बिजनेस कहीं ना कहीं इस वाले बिजनेस में और भी बहुत सारे लोग आ गए हैं। और पर्टिकुलरली अगर आप यूपीआई के बाद देखो तो पहले कहीं ना कहीं पेटीएम के पास एक एज ये था कि पेटीएम हर किराना शॉप या हर कहीं ना कहीं छोटे दुकानदार या जिस भी तरीके के यहाँ पर वेंडर्स होते थे वहां पे एक्सेप्टेबल था। बट यूपीआई आने के बाद गूगल पे, फोन पे और भी जितने भी तरह के फाइनेंशियल जैसे मोबीक्विक है और भी जितने तरीके के एप्स मार्केट में इसमें फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस समय पेटीएम के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन है, पर्टिकुलरली डिजिटल पेमेंट स्पेस में। तो पेटीएम वहां पर क्या एज जनरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा आने वाले टाइम में, वो एक देखने वाला विषय होगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे इनका इंश्योरेंस, गेम्स और ये सारे जो इनके बिजनेसेस हैं, ये कहीं ना कहीं बाकी लोगों के पास भी है, पर्टिकुलरली फोन पे के पास भी सारे लोग ये सारी चीजें हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपना म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, सारी सारी चीजें लगभग ये कर रहे हैं। पेटीएम गेम्स जो है वो कहीं ना कहीं मेरे को एडिड एडवांटेज लग सकता है कि शायद आने वाले टाइम में कुछ अलग कर दे, वो एक अलग हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कोई मेरे को अभी एज ऑफ नाउ एज नहीं दिख रहा है इनका इन बिजनेसेस को लेके। आज से 3-4 साल पहले एक एज था, बट अभी आज की डेट में अगर आप देखोगे तो पर्टिकुलरली इन बिजनेसेस को लेके कोई एज नहीं है। बट इसके साथ साथ पेटीएम के पास एक बहुत वाइड कस्टमर बेस है। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने 2015 से लेकर जो आज पेमेंट कर रहे हैं लोग, एक वाइड कस्टमर बेस जो बना पेटीएम का, अब उसके ऊपर पेटीएम किस तरीके से कैपिटलाइज करता है, मतलब कहीं कोई और प्लानिंग के साथ कुछ काम करता है जो कहीं ना कहीं इसको मार्केट में एज दिलवाए या कहीं ना कहीं कोई एज लेके आए, तो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर आईपीओ परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों ये मैं पूरी बात आपसे करना चाहता था। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी एज ऑफ नाउ अगर आपको यहाँ पर लिस्टिंग गेन हो रहा है और आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो आप यहाँ से निकल सकते हो मेरे पर्सनल व्यू में। और अगर आप इन्वेस्ट नहीं किया और कहीं ना कहीं लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से यू शुड वेट, अभी आपको वेट करना चाहिए। बिकॉज अभी थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल इवॉल्व होने दिया जाए, एक बार देख लिया जाएगा कि किस तरीके से कंपनी काम कर रही है, किस तरीके से नए प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, किस तरीके से अल्टीमेटली ये अपनी ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहते हैं।
तो दोस्तों ये सारी बातें थी जो हम आपसे करना चाहते थे और आपको बताना चाहता था। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और क्या इसके बारे में आप जानना चाहते हो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी ये अपडेट मिल पाए। तो दोस्तों ये आपको मैं जो सारी बातें करी, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे इसी तरीके के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टाइम। चलिए दोस्तों, ओके, बाय बाय, नमस्कार।